हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स जो थे ना, इन्होंने किस तरीके से रिवॉल्यूशंस किया है, क्या इन्हें कितनी उसमें सक्सेस मिली, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सो अभी तक क्या हुआ एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में कहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ था, क्योंकि उसी का इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप लोगों ने देखा था 1830s के आसपास फ्रांस के अंदर क्या हो रहे थे, बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। मैंने आपको बताया था ना, पता नहीं क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर कि सडनली लोगों की पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड प्राइस बहुत सारे क्या हो रहे हैं, फूड प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फूड की शॉर्टेज होती जा रही है, फूड कम मिल रहा था, फूड अवेलेबल नहीं था ज़्यादा। एंड थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस ये आ गया था इन सभी चीज़ों के कारण कि फ्रांस जो था फाइनली फरवरी के अंदर 1848 के अंदर क्या हो गया, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। अब फ्रांस के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, वो ऑल ओवर द यूरोप के अंदर भी चेंजेस कहीं ना कहीं वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं होते हैं, किसी एक बच्चे के पास अगर मोबाइल आ गया अगर आपकी क्लास के अंदर, तो कैसे बाकी बच्चे भी बोलते हैं कि नहीं मुझे भी यही चीज़ चाहिए। अगर किसी के पास कोई नई बाइक आ गई है तो दूसरे बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे भी सेम चाहिए। तो छोटे बच्चों की तरह यहाँ सिचुएशन हो रही थी। फ्रांस रिपब्लिक बना। जर्मन जो एरिया था, स्पेशली जो जर्मनी की बात करें, या फिर अगर मैं बात करूँ पोलैंड की, या फिर इटली की बात करूँ, या फिर ऑस्ट्रियन हंगेरियन जो एम्पायर था इसकी बात करूँ, यहाँ सभी जगह एक्चुअली यहाँ पे कोई नेशन था नहीं। अभी तक ये नेशन नहीं थे, अभी तक ये कुछ कंप्लीट एज अ नेशन स्टेट नहीं बने थे। तो यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ भी इसी तरीके से रिवॉल्ट, इसी तरीके से मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं जैसा फ्रांस में हुआ। और जैसा फ्रांस की जो लोग करते हैं एग्जैक्टली ये भी जो लोग जो है सेम सिस्टम, सेम चीज़ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली हम आज बात करने वाले हैं जर्मनी की एक रीजन की, जर्मनी की एक स्पेशली प्लेस का जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट सिटीज़ की बात करेंगे। और वहाँ पे किस तरीके से इसी तरीके से मूवमेंट होता है। एक बार वापस से वही बच्चे वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। छोटे बच्चे कैसे जिद करते हैं, कोई भी चीज़ उनको चाहिए, कैसे रोते हैं, और जैसे वो करता है ना दूसरा बच्चा भी उसी को देख के सेम चीज़ फॉलो करता है। वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही रोएगा, इसी तरीके से ही रिएक्ट करेगा, और इसी तरीके से सारी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी सेम जो है यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। कैसे होता है देखो जरा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ उसके पहले थोड़ी सी सिचुएशन समझ लो। कहाँ की हम बात करने वाले, हम जर्मनी की बात करने वाले। तो उस समय तक तो जर्मनी नहीं था सर, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल उस समय जर्मनी था। तो उस समय इस एरिया पे जिसका कंट्रोल था उसे बोला जाता है प्रुशिया। प्रुशिया का जो रीजन था उस एरिया पे कंट्रोल किया जाता है। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के जो राजा थे उस राजा का नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर। क्या है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर। ये जो उस समय के किंग थे, किंग ऑफ प्रुशिया थे। ये उस समय इस पूरे रीजन पे भी इनका बेसिकली रूल था। इन्हीं के अंडर में ये सारा एरिया था। और इनके अंडर में क्या होता है, इन्हीं के अंडर में एक सिटी थी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। और उस फ्रैंकफर्ट सिटीज़ के अंदर स्पेशली कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बहुत सारे ग्रुप, और जिनके मेंबर्स कौन थे, इनके स्पेशली मेंबर्स थे न्यू मिडिल क्लास। देखो न्यू मिडिल क्लास के अंदर कौन आता है, ये ना तो इसके अंदर एरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, मतलब सोसाइटी के रिच पर्सन नहीं है, और ना ही सोसाइटी के गरीब आदमी। कौन है इसके अंदर, न्यू मिडिल क्लास, मतलब एक बीच के जो लोग हैं, बीच वाली जो सिचुएशन है, जिनके पास ना तो ज़्यादा पैसा है और ना ही एकदम कम पैसा है। ये कौन थे, न्यू मिडिल क्लास के लोग जो नॉर्मली एजुकेटेड होते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो ये लोग इस सारी चीज़ों को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, ये कहाँ गैदर होते हैं, ये स्पेशली गैदर होते हैं फ्रैंकफर्ट के अंदर। फ्रैंकफर्ट सिटी का नाम है। तो इसको हम याद कैसे करें, तो मैं इसके लिए एक चीज़ भी बता देता हूँ, ट्रिक भी है जो आप लोगों को इस ट्रिक से भी याद हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा फ्रैंक, बहुत सारे जो बच्चे हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो 18 ईयर के बाद बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, ठीक है। सो फ्रैंक होना 18 के बाद, फ्रैंक हो जाते हैं कितनी एज के बाद, 18 के बाद। तो हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, पहला है फ्रैंक, तो फ्रैंक से आपका बनेगा फ्रैंकफर्ट सिटी। और 18 ईयर के बाद, तो 18 की जगह हम इसको 18 भी याद रख सकते हैं, 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इस 18 में जो 8 है, इस 8 को भी आप याद रखो, क्योंकि इस 8 का यूज़ बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा देखो जरा। सो कौन थे, न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, कहाँ गैदर होते, फ्रैंकफर्ट सिटीज़ के अंदर।
ठीक है, कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ये टोटल एक मार्च निकालते हैं कि एक साथ लोग इकट्ठे होके 831, मैंने बोला था ना 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 831 रिप्रेजेंटेटिव लोग, ये सारे लोग गैदर होते हैं एक चर्च के अंदर। उस चर्च का नाम है सेंट पॉल। क्या नाम है चर्च का? चर्च का नाम है सेंट पॉल। उस चर्च के अंदर गैदर होते हैं ये सारे के सारे लोग, और गैदर होके क्या करते हैं, गैदर होके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन पेश करते हैं। किसको पेश करते हैं? राजा को बोलते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा था कि अब जो राजा है, जो मोनार्की सिस्टम, ये मोनार्की सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा, इसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम हो जाए। अब आप सोचो जरा इसको इस तरीके से, जो पहले राजा के पास पहले बहुत सारी पावर है, और उस राजा को आप सडनली बोलो कि राजा आप तेरे पास ये पावर नहीं रहेगी, ये हम तेरे को एग्रीमेंट देते हैं और आप इस मीटिंग को हेड करो। पॉसिबल है वो एग्री होगा कि सवाल ही नहीं उठता, वो राजा एग्री भी नहीं होगा। तो जो किंग था ना, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। किस चीज़ को? जो ऑफर दिया जाता है, जो उसको क्राउन पहनाने की कोशिश करते हैं, किसके लिए? जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए। तो राजा इस चीज़ के लिए एग्री होता नहीं है, पूरी तरीके से मना कर देता है। साथ ही साथ में एक और चीज़ होती है, जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे वो भी मना कर देते हैं। मतलब दो लोगों का अपोजिशन मिल रहा है, किनको? न्यू मिडिल क्लास के लोगों को। पहला किसका? पहला राजा का। राजा खुद तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजा को बोला जा रहा है कि अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम के अंदर आना है, तो राजा क्यों एग्री होगा? सोचो ना जरा, राजा इसके लिए एग्री हुआ नहीं। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, सोसाइटी के जो रिच पर्सन, वो भी एग्री नहीं हुए, वो भी इसके अपोज में आ गए। तो दो तो अपोजिशन में इनके आ ही जाते हैं। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूँ, जो पीजेंट वाला जो ग्रुप होता है, जो सोसाइटीज के लोअर क्लास के लोग थे, ये भी इनके अगेंस्ट आ जाते हैं। किनके? न्यू मिडिल क्लास के। वो भी एग्री नहीं होते हैं कि इस तरीके से सारा सिस्टम हो। क्या रीज़न था? रीज़न ये था क्योंकि उनकी भी बहुत सारी डिमांड जो थी पुअर क्लास पीपल्स की, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं ली गई थी, और ना ही एरिस्टोक्रेसी लोगों की बात इसमें की गई थी। बहुत हद तक इनके राइट्स के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की गई थी। तो ये जो असेंबली बनाते हैं, नेशनल असेंबली बनाने की जो चीज़ कोशिश करते हैं, कहाँ पे? सेंट पॉल जो चर्च है, वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये फाइनली अच्छी तरीके से हो नहीं पाता, और जिसके कारण क्या है, ये जो पार्लियामेंट बताते हैं, तो इसको पार्लियामेंट को क्या करता है? किंग डिसबैंड कर देता, मतलब पूरी तरीके से बंद कर देता है, कैंसिल कर देता है कि ये हो नहीं पाएगा। तो ये जो मूवमेंट छोटा सा स्टार्ट होता है, वो यहीं पे दब जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने जो 8 याद कराया था, ये क्या है? तो इससे देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ बन रही है। सबसे पहले अगर हम 8 से बात करें, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि 8 से बनता है 831 रिप्रेजेंटेटिव थे। कहाँ पे गैदर हुए? चर्च, हाँ, सेंट पॉल जो चर्च, उस चर्च के अंदर आते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर मैं 8 से बात करूँ, तो 18 मई, हाँ 18 मई 1848 को, इस डेट को ये सारे लोग गैदर होते हैं। किस डेट को? 18 में, ठीक है। और अब इस 18 में 1848 को प्लस करो, आप देखो जरा, 18 लिखो, 18 + 5 + 1848, इसको अगर आप प्लस करोगे तो एक नई डेट बनती है। वो क्या बनता है? एक नया ईयर बनता है 1871। और यही वो ईयर था जब रियल में जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कब होता है? तो जर्मनी का यूनिफिकेशन भी होता है 18 जनवरी 1871 के अंदर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 8 के इस ट्रिक्स के थ्रू हमारा बहुत सारा काम हो सकता है। एक बार वापस से बता देता हूँ। 18 मीन्स फ्रैंक हो जाते हैं हम। फ्रैंक के साथ साथ हम लोगों को बना 8, और 8 से हम लोगों ने देखा 831 रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड नंबर की बात करें तो कौन सी डेट को ये सारे लोग गैदर होते हैं? तो 18 मई 1848 को गैदर होते हैं। और अगर आगे जब हम आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहाँ पे भी अगर आप डेट देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा 18 जनवरी 1848। तो ये 8 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो इसके कारण अब क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखोगे, इस पूरा जो मूवमेंट था, इस पूरे रिवॉल्यूशंस के कारण अगर आप देखोगे तो ये जो कहाँ पे गैदर होते हैं, सारे लोग गैदर होते हैं न्यू मिडिल क्लास के, स्पेशली सेंट पॉल जो चर्च था वहाँ पे गैदर होते हैं। और वहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ऊपर वाला जो बालकनी वाला हिस्सा है, जो ऊपर की साइड दिख रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मली वुमेन बैठी हुई है, और वो भी एज अ स्पेक्टेटर्स, वो सिर्फ दर्शक के तौर पर देख रही है। उनके बारे में यहाँ पे कहीं भी कोई राइट्स के बारे में बात नहीं की गई है। ना ही उनके लिए वोटिंग राइट्स की बात की गई है, ना ही उनके लिए यूनिवर्सल जो सफ्रेजेस की बात होना चाहिए उसकी बात की गई है। तो इन स्पेशली वुमेंस के लिए जो थे ना, लिबरल्स जो थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से वुमेंस का साथ नहीं दिया, उनकी बात नहीं करी। इसलिए वुमेंस भी इन लोगों से शायद कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस पूरे मूवमेंट में जो पार्टिसिपेशन किया था, उन्होंने एक्टिवली जो पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली न्यूज़पेपर से लेके हर चीज़, इन्होंने प्रिंट्स बुक सब चीज़ करी थी। सो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन जो किया गया
गया था, जो इंटरेस्ट था, फिर इसमें इतना अच्छा रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनके लिए कोई राइट्स की बात ही नहीं की गई। वो भी अगर पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हुए तो एज ए स्पेक्टेटर्स के तौर पे बैठे हुए, दर्शक के तौर पे ऊपर से देख रहे हैं। और इस पूरे इंसिडेंट्स के कारण, इस पूरे जो 18 मई 1848 के अंदर जो होता है, इस पूरे इंसिडेंट्स के कारण जो राजा रहता है ना, फेडरिक विलियम फोर, इसे कहीं ना कहीं ये समझ में तो आ जाता है कि भैया ज़्यादा दिन तक अब अपनी ज़िंदगी बची नहीं है, ये जो लोग हैं ये रहने देंगे नहीं हमको। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद से ये बहुत सारे चेंजेस आ जाते। मतलब क्या हुआ, इस 18 जो मई 1848 का जो एक तरीके से रिवोल्ट हुआ था, या हम बोल सकते हैं जो नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस जो राजा इंट्रोड्यूस कर देता है। कैसे चेंजेस? पहला तो वो ये चेंजेस कर देता है, स्पेशली जो बाउंडेड लेबर्स होती थी, जो ज़बरदस्ती लोगों से काम किया जाता था, उसको भी वो कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है। और धीरे धीरे जो हंगरियन एम्पायर का जो एरिया था, जो उनके अंडर में कंट्रोल था, वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बहुत नए मीन्स बहुत सारा एरिया को कहीं ना कहीं हद तक बहुत फ्रीडम दे दी जाती है कि वो खुद ही कंट्रोल कर ले अपना एरिया। तो इस तरीके से राजा को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब मुझे जो है अपना जो पावर है वो खुद ही कम करना पड़ेगा और इनको बहुत सारे राइट्स देना पड़ेंगे, नहीं तो ये मेरी भी हाल लुई 16 जैसा कर देंगे। नहीं करा था लुई 16 को बिल्कुल फांसी पे चढ़ा देते, तो वो चीज़ राजा को पता थी, इसलिए राजा ने ये सारी चीज़ें की तैयारी कर रखी थी। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर सकते हैं, और अगर टाइम रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।